अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो स्वीडन पे। दोस्तों मैं कुछ दिनों से 2-4 दिन से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में सर्च कर रहा था। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे तालीम को, एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। यूरोप के अंदर अगर देखें तो ये कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा एक तो रिच कंट्रीज़ में शुमार होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दी जाती हैं अपने शहरियों को। तो फ्रेंड्स, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर जैसा कि मैंने बताया 4 कंट्रीज़ हैं, जिनमें नॉर्वे आता है, डेनमार्क आता है, फिनलैंड आता है और नंबर 4 पे स्वीडन आता है। अगर आपने स्टडी वीज़ा भी अप्लाई करना हो तो यहाँ पे एडमिशन के लिए 8-8 महीने पहले जो स्टूडेंट्स हैं वो एप्लीकेशंस दायर करवाते हैं, एप्लीकेशंस देते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह में। मेरा टॉपिक विजिट वीज़ा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्वीडन के बारे में बता दूं। स्वीडन क्या, क्योंकि पाकिस्तानी ज़्यादातर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर इतना नहीं जाते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर सिर्फ डेनमार्क एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तानी जाते हैं ज़्यादातर। वैसे तो पूरी दुनिया में है पाकिस्तानी, लेकिन रुझान होता है। अगर यूरोप की मैं बात करता हूँ, यूरोप में ज़्यादातर आप इटली में देखेंगे पाकिस्तानी, स्पेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, पुर्तगाल में, पोलैंड में, इस तरह की कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। अगर आप देखेंगे स्कैंडिनेवियन कंट्री या ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक लैटविया, लेटोनिया, एस्टोनिया। लैटविया में फिर भी थोड़े हैं, बाकी दूसरे कंट्रीज़ में नहीं मिलेंगे। तो आपको इन कंट्रीज़ की तरफ मूव करना चाहिए। ये भी कंट्रीज़ बड़े अच्छे शुमार होते हैं। नो डाउट यहाँ पे थोड़ी सैलरी वेजेस कम होती हैं, लेकिन यहाँ पे लिविंग स्टाइल भी, लाइफ स्टाइल भी थोड़ा सा चीप होता है। अगर मैं बात करता हूँ स्वीडन की, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा कमाई नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू आप डेनमार्क देखें, जर्मनी देखें, फ्रांस देखें, थोड़ा सा कम आपको वेजेस मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपका रहाइश या लिविंग लाइफस्टाइल है वो भी थोड़ा चीप रहेगा। तो वही हिसाब आ जाता है। अगर आप जर्मनी में जॉब कर रहे हो, आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, तो उस हिसाब से आपका रूम रेंट और एक्सपेंसेस दूसरे भी, ट्रांसपोर्टेशन और अकोमोडेशन, फूड एक्सपेंस, वो ज़्यादा ही आपको पड़ जाएंगे। तो बात उधर ही आती है। पाकिस्तानी जो जाते हैं दोस्तों, वो विज़िट वीज़ा पे बहुत कम जाते हैं। इसका मैं पूरा आगे बताता हूँ विज़िट वीज़ा पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूँ, स्वीडन में जो करेंसी चलती है वो स्वीडिश क्रूना चलती है, और एक स्वीडिश क्रूना तकरीबन पाकिस्तानी 19-20 रुपये के करीब करीब बनता है। नो डाउट ये शेंजन में ज़रूर है, लेकिन इनकी अपनी करेंसी है। इसका जो कैपिटल है वो स्टॉकहोल्म है। और दोस्तों इसके जो लैंड बॉर्डर्स हैं वो एक तरफ से फिनलैंड, दूसरी तरफ से आप देखें तो नॉर्वे, और साइड से आप डेनमार्क को कंसीडर कर सकते हो। यही इसके लैंड बॉर्डर्स आते हैं। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे बात करता हूँ डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन इसकी कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें वही जैसे नॉर्मल शेंजन कंट्रीज़ के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, सेम इसी तरह ही इसकी भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी एम्बेसी से। मैं यूएई से ज़्यादा बताता हूँ क्योंकि मैं खुद यूएई में रहता हूँ, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो तो यही चीज़ें होती हैं। सिर्फ सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि आपको जेरी फेडेक्स में जाके अप्लाई करना होता है। यहाँ पे आप वीएफएस ग्लोबल के थ्रू सबमिट करवाते हो। अगर आप तो दुबई का वीज़ा तो दुबई वीएफएस ग्लोबल में आपने सबमिट करवाना है। अगर आपके पास अबू धाबी का वीज़ा तो अबू धाबी में आप सबमिट करवाओगे। ऐसा नहीं होता कि अबू धाबी वाले दुबई में आके सबमिट करवाएं और दुबई वाले अबू धाबी जाके सबमिट करवाएं, ये ऐसा नहीं होगा। अब इसके अंदर दोस्तों मेन चीज़ आती है 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। नॉर्मली कंट्रीज 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट मांगती हैं, लाइक नेदरलैंड्स की बात करूं, स्पेन की बात करूं, वो 3 मंथ्स भी चल जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं फिनलैंड या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करूँ तो 6 मंथ चलती है। अब मैं स्वीडन पे बात करूँ तो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट विद क्लोजिंग बैलेंस तकरीबन 20,000 दरम से 25,000 दरम तक आपके पास होना चाहिए। एक कंपनी का एनओसी होना चाहिए जिसपे कंपनी लिखेगी कि ये हमारा एम्प्लॉय है, इतनी देर से हमारी कंपनी में काम कर रहा है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये स्वीडन घूमने जा रहा है, उसके बाद इसकी सैलरी इतनी है, इसकी डेजिग्नेशन इतनी ये है, और कब से काम कर रहा है। ये चीज़ें लिखी होंगी उस एनओसी पे, और स्टैंप होगी और सिग्नेचर होगा।
अच्छा, उसके बाद होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके बाद वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर जिसमें आपने वीज़ा ऑफिसर को सारी चीज़ें लिखनी है कि भाई मैं वहाँ पे टूरिज़्म के लिए जा रहा हूँ। अब ट्रैवल प्लान एक देना, ट्रैवल प्लान आप बड़े अच्छे तरीके से बनाया करो। ट्रैवल प्लान में डे 1 से डे लास्ट तक की ऑल एक्टिविटीज़ होती हैं। उस ट्रैवल प्लान में आपने ये आप कैपिटल जा रहे हो, कैपिटल के बारे में आपने बताना है कि मैंने वहाँ पे कौन कौन सी मेन प्लेसेस विजिट करनी है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल कर लेना, वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो कोई ऐसा सीज़न ना सिलेक्ट कर लेना जहाँ जब टूरिज़्म ही ना हो। जब टूरिज्म नहीं होगा तो उस सीजन में आप अप्लाई करोगे तो आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल होने के चांस हैं। समर में आप अप्लाई करें तो वीज़ा लगने के चांस हैं, क्योंकि वहाँ पे ये जो जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर चलता है, शदीद सर्दी, बर्फ़बारी, तो लोग तो घरों से भी नहीं बाहर निकलते। तो आपने कहाँ पे टूरिज्म के लिए जाना है, तो समर में आप वीज़ा अप्लाई करें प्रॉपर प्लान के साथ। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है देन ही आप स्वीडन की तरफ मूव करें, क्योंकि ख़ासकर जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं ये बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की ट्रैवल हिस्ट्री मांगते हैं, अदरवाइज इनके वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं। सिवाय एक कंट्री के जो कि मैंने कल वीडियो बनाकर बता दिया, फिनलैंड। फिनलैंड ऐसा कंट्री है जो कि थोड़ी सी कम ट्रैवल हिस्ट्री पे भी आपको वीज़ा देता है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ क्योंकि स्ट्रॉन्ग हैं तो यहाँ पे आपको बड़ी हद तक स्टेटमेंट और सारी चीज़ें चाहिए होंगी। अच्छा, उसके बाद दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे रेफ्यूजी और बहुत सारे लोग असाइलम वगैरह करते हैं, तो हो जाता है इस कंट्री में भी फिनलैंड की निस्बत यहाँ पे थोड़ी सी आसानी से सेटलमेंट हो जाती है। अब जिन दोस्तों की सेटलमेंट हो जाती है उनके लिए आसान, जिनके लिए नहीं होती उनके लिए, जिनकी नहीं होती उनके लिए मुश्किल लगता है उनको। लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि स्वीडन में आप जाके सेटलमेंट कर सकते हो, लेकिन ये तरीका बिल्कुल एक तो इलीगल है और गैर कानूनी तरीके से आपको रहना भी नहीं चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए। अगर आप डंकी लगा के खास करके वहाँ पे चले जाओगे तो आपका स्कोप नहीं है, वहाँ वैसे काम नहीं होने वाला। आपके लिए स्पेन, इटली वगैरह है वो ही सही है। ये मैं टूरिज्म के लिए बता रहा हूँ, मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं टूरिज्म के लिए बनती है। अब मैं स्वीडन के बारे में थोड़े से बता दूँ किस हद तक स्वीडन ने तरक्की की। दोस्तों, स्वीडन एक वक्त पे अपने पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स को कहता था कि हमारे कंट्री में फ्री पढ़ने आओ, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आप जाके स्टडी करते थे। उल्टा स्वीडन आपको वजीफे भी जारी करते थे। ये काफ़ी साल पहले की बात है। फिर उनका जब एक दो बैच निकले और मार्केट में गए, पूरी दुनिया में पता चला कि यार ये बच्चे स्वीडन से पढ़ के आए, इतनी अच्छी स्टडी है, इतने स्किल्स हैं इनके पास। तो उसके बाद स्वीडन की यूनिवर्सिटीज़ ने, उनके कॉलेजेस ने अपनी फीसिस रखना शुरू कर दिए। उसके बाद दोस्तों स्वीडन, अब अगर बात की जाए, अगर आपने स्वीडन में अप्लाई करना है स्टडी वीज़ा के लिए तो आपको 6-6 महीने, 8-8 महीने पहले एनरोलमेंट करवानी पड़ती है, अदरवाइज आपको सीट नहीं मिलती। अभी जनवरी चल रहा है, जो सितंबर इनटेक होगा तो उसकी अभी, या फिर जुलाई का जो इनटेक होगा वो उसके लिए अभी एडमिशन हो रहे होंगे। इस तरीके से चलता है। मुझे इसलिए पता, मैं थोड़ा सा इस चीज़ में रहा हूँ, मैं ये स्टडी वीज़ा के मामलात में, तो इस चीज़ के बारे में मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। उसके बाद यहाँ पे आइल्ट्स हो जाए, आइल्ट्स आपको करना पड़ता है। ये मैं स्टडी वीज़ा को थोड़ा बहुत टच कर रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे फिर इस कंट्री के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज में आपने एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद ये मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने कोर्सेज हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी किस किस्म की टेक्नोलॉजी, आईटी बेस्ड टेक्नोलॉजी में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपके वीज़ा लगने के चांस हैं, क्योंकि इन कंट्रीज़ के अंदर फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, आईटी बेस ये इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे है स्वीडन। तो ये स्वीडन के कुछ हकायक हैं। ऐसे मेरे दोस्त जो कि विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके मैंने ऑल डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। तो इनकी तकरीबन 15 दिन लग जाते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ स्वीडन के हकायक। अच्छा, अभी इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा इसी तरह नॉर्वे को, डेनमार्क को, इस तरह के इन कंट्रीज़ को कवर करूँगा। देन क्योंकि ये सीरीज़ चल रही है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर, तो इसलिए मैंने आज स्वीडन पे बात की। ऐसे मेरे दोस्त जो कि स्वीडन जाना चाह रहे हैं, अभी तो एम्बेसी बंद है, लेकिन
जैसी एम्बेसी ओपन होती हैं तकरीबन मार्च अप्रैल में इनकी एम्बेसीज ओपन हो जाएंगी। अप्रैल तक चांस रखें आप, अप्रैल के मिड या लास्ट में, देन आप अप्लाई करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।